ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और हमेशा की तरह सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं से मिले पीएम मोदी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। अरविंद केजरीवाल ने सूरत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के अपहरण का आरोप लगाया, जिसे खुद उम्मीदवार ने ही गलत ठहरा दिया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के बार-बार बयान बदलने के बाद पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी। और नासा का ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 1 मून मिशन फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में एक हथौड़ा लिए नजर आए। बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। यानी अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसके लिए बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम नरेंद्र मोदी को हथौड़ा सौंपा। पीएम मोदी एक हाथ में हथौड़ा लिए हुए थे तो दूसरे से जोको विडोडो का हाथ थामे हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने को प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय के लिए गौरव की बात बताया। G20 समिट के समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक सामाजिक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 एक समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और क्रियाशील संगठन के तौर पर काम करेगा। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। भारत को अध्यक्षता सौंपने से पहले G20 देशों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। मंथन के बाद जो फाइनल आउटकम आया उस पर भी भारत की सोच की छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। घोषणा पत्र में कहा गया कि आज के युग को युद्ध का दौर नहीं होना चाहिए। भारत 1 दिसंबर से अगले एक साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को दिखाता है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। भारत को ऐसा एजेंडा बनाना होगा जो T20 के सदस्य देशों को सर्वसम्मति से स्वीकार हो। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की पहल करना भी भारत के लिए चुनौती साबित होगा। G20 देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। भारत को अध्यक्षता संभालने के बाद इस मतभेद को कम करना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट में बने रहने की आशंका है। भारत को IMF, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाना होगा। MCD चुनाव से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार और PA समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मॉडल टाउन के आप विधायक का साला ओम सिंह, PA विशाल पांडे और एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शोभा खारी की शिकायत पर ACB ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट मांगा था। आरोप है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को दिए। बाकी 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे। लिस्ट में नाम नहीं आया तो ACB से शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी एजेंसी को मुहैया करवाया। 15-16 नवंबर की रात को जब ओम सिंह अपने दोनों साथियों के साथ घूस के 33 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचा तो ACB ने तीनों को कैश के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक बरामद किए गए 33 लाख रुपए MCD टिकट के लिए दी गई रकम का ही हिस्सा है। और सूत्रों का कहना है कि ACB जल्द ही आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता से भी पूछताछ कर सकती है। बहरहाल ACB के एक्शन के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। और भी इसमें परतें खुलेंगी और भी बहुत विधायक हैं। आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे
तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उन्होंने कहा कि एनसीबी की कार्रवाई से साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। वहीं यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के एक गांव में धुएं का गुबार दिखा। पोलैंड का दावा है कि उसकी सीमा में रूस निर्मित मिसाइल गिरने से तबाही मची और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पोलैंड के प्रेसबोडो गांव में पुलिस मौके पर जांच करती दिखी। वहीं मिसाइल की चपेट में आने से मारे गए 2 लोगों के शव को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। पोलैंड सरकार ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में गिरा मिसाइल रूसी था। Chciałem poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की ने कथित रूसी हमले को जंग को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए इसकी निंदा की। Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських. हालांकि रूस ने पोलैंड में हुए विस्फोट में हाथ होने की बात से इनकार किया। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो देशों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पश्चिमी देशों के नेताओं ने पोलैंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके लिए इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो और G7 देशों के नेताओं के साथ आपात बैठक की। इस बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल हुए। बैठक में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय संघ के कमिश्नर भी शामिल रहे। बैठक के बाद बाइडेन ने कहा कि पोलैंड में रूस की ओर से मिसाइल दागे जाने की संभावना कम है, लेकिन वो जांच में सहयोग करेंगे। in rural Poland near the Ukrainian border. बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस ड्रडा से फोन पर बात की और हमले में हुई मौत पर दुख जताया। इस बीच एंड्रेस ड्रडा ने कहा कि अभी अधिकारियों को ये पता नहीं चल पाया है कि मिसाइल किसने और कहां से दागी। उन्होंने कहा कि ये शायद रूस निर्मित है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि मौके पर एक बड़ा गड्ढा भी नजर आया। अमेरिकी अधिकारियों ने पोलैंड में गिरे मिसाइल के यूक्रेन की ओर से आने का शक जताया, जिसके लिए पेंटागन के अधिकारी पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले की जांच में जुट गए। अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती जांच के मुताबिक पोलैंड में यूक्रेन ने मिसाइल दागी थी और ये रूसी मिसाइल को रोकने के लिए दागी गई थी। हालांकि मिसाइल पोलैंड की सीमा में जा गिरी। We are aware of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पोलैंड में गिरी मिसाइल पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यूक्रेन की जंग को और अधिक नहीं भड़कने देना जरूरी है। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। यूपी के बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। अमानगढ़ में आने वाले पर्यटक बाघ के साथ साथ हाथी, हिरन, चीतल और भालू समेत कई जंगली जानवरों को करीब से देख सकेंगे। ग्रेटर नोएडा की लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में पालतू कुत्ते के हमले में एक मासूम बुरी तरह घायल हो गया। बच्चा स्कूल जाने के लिए लिफ्ट में खड़ा हुआ था जब कुत्ते ने बच्चे के हाथ को नोच लिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बाघ संदिग्ध हालात में मरा मिला है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसके साथ दावा किया गया है कि बाघ पर फायरिंग की गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ में एक रजाई और गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगने से बस कुछ ही सेकंड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी बाली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिल पर छा गए। करीब 45 घंटे के इस दौरे में पीएम मोदी ने 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के 10 बड़े नेताओं से न केवल मुलाकात की बल्कि द्विपक्षीय बातचीत भी की। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण की वजह बनी ये तस्वीर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये अंदाज अचानक दुनिया के दिग्गजों की जुबान पर आ गया। कुर्सी पर बैठे मोदी के नमस्कार के अंदाज और बाइडेन के सैल्यूट में बेहद अलग किस्म का अपनापन दिखा और कुछ ही देर में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ तो खुद पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दोनों की सलामी वाले दोस्ताना अंदाज की रही। अब जब 2 बड़े लोकतंत्र के ताकतवर नेताओं की मुलाकात की पहली झलक इतनी गर्मजोशी से भरी रही, तो दोनों के बीच हुई बातचीत का अंदाजा ही लगाया जा सकता है।
पहली मुलाकात के बाद जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो पीएम मोदी उन्हें कुछ बताते और बाइडेन उनकी बात गौर से सुनते दिखे। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी एक हाथ से कुछ इशारे करते दिखे, जबकि बाइडेन का दूसरा हाथ उनकी पीठ पर नजर आया। असल में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पीएम मोदी के बगल में बाइडेन को बैठना था। दोनों नेता आमने सामने आए तो गर्मजोशी से मुलाकात हुई। कुछ देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां से पीएम मोदी की पीठ छूते हुए गुजरे। अपने दोस्त मैक्रों के पास से गुजरने का एहसास होते ही पीएम मोदी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। बताया गया कि मोदी और बाइडेन ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते के साथ ही भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बाली में दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ तो इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं से दुनिया के कई मुद्दों पर बात की। करीब 45 घंटे में 20 मुलाकातों और ताबड़तोड़ बैठकों से भारत के महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ते कदमों की धमक सुनाई दी। और मुलाकात के इन लम्हों में एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जो बाली के गरुड़ विष्णु कैंकन कल्चरल पार्क में डिनर के वक्त सामने आई। जैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग टहलते हुए आगे बढ़े, उनका सामना पीएम मोदी से हुआ। फिर तो जिनपिंग का हाथ खुद ब खुद पीएम मोदी की तरफ बढ़ गया। इस तस्वीर का भी पूरी दुनिया को इंतजार था। बाली में पीएम मोदी की जिनपिंग के अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी जिसमें गर्मजोशी दिखी। प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिले तो द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा दुनिया के हालात पर भी चर्चा हुई। इन नेताओं के अलावा पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर सहित दुनिया भर के तमाम नेताओं से दुनिया की खुशहाली और बेहतरी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। बाली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी यहां के मैंग्रोव जंगल भी गए, जहां पीएम मोदी के अलावा G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे दुनिया के दूसरे दिग्गज नेता भी पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मैंग्रोव जंगल पहुंचे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यहां दूसरे नेताओं के साथ मैंग्रोव के पौधे लगाए, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने का मजबूत संदेश देना था। अब यहाँ मथुरा में प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। मथुरा के गोवर्धन में बिना इजाजत लिए उड़ाया जा रहा एक पैराग्लाइडर नीचे उतरते समय बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। पैराग्लाइडर में पायलट के अलावा एक महिला यात्री भी सवार थी, जो बिजली के तार में फंसे पैराग्लाइडर में अटक गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और सबसे पहले बिजली विभाग को सूचना देकर इस हाई टेंशन वायर में बिजली की सप्लाई बंद करवाई और फिर जेसीबी मशीन बुलवाकर तार पर लटके पायलट और महिला यात्री को नीचे उतार लिया। हेलीकॉप्टर से आया हूँ, अब 2 जने बैठे साथ ही उसमें, 2 जने बैठकर तार टकरा गया। फिलहाल पायलट और महिला यात्री दोनों सुरक्षित हैं। हैरानी इस बात की है कि बिना किसी सरकारी मंजूरी या जरूरी इंतजाम के पैराग्लाइडर उड़ाए जा रहे हैं। भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और हाईटेक वर्दी मुहैया कराने के बाद अब बारी हाईटेक बंकर बनाने की है और इसे साकार किया है भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर ने, जिसने 3D प्रिंटिंग की मदद से सेना के लिए खास तरह के बंकर बनाए हैं। इन बंकरों को फिलहाल लद्दाख और राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाकों में ट्रायल के लिए बनाया गया है। इन बंकरों पर छोटे बड़े तमाम तरह के हथियारों से हमला कर इनकी ताकत को परखा गया है। सेना की इंजीनियरिंग कोर के मुताबिक ये बंकर इतने मजबूत हैं कि T-90 टैंक के गोले का भी इन पर कोई असर नहीं होगा। इन बंकरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें शॉर्ट नोटिस पर सिर्फ 36 से 48 घंटे में तैयार किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इन्हें पहुंचाया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग से बनाए गए ऐसे बंकरों का इस्तेमाल सेना लद्दाख में भी कर रही है। और दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सैंटियागो शहर में सड़कों पर कुछ नकाबपोश पेट्रोल बम फेंकते दिखे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने पानी की बौछार की, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में सैंटियागो की सड़कों पर इकट्ठा हुए छात्र नहीं रुके और पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनकी गाड़ियों पर भी हमला करने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पेट्रोल बम दिखाई दे रहे थे। सड़क पर जगह जगह आग लगी हुई थी और प्रदर्शनकारी एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंक रहे थे। Una interrupción de tránsito por parte de personas que habrían salido del liceo de aplicación, quienes habrían cortado el normal tránsito a través de un lienzo que mantenían
en el lugar y posteriormente habrían comenzado a lanzar elementos contundentes tipo piedra, como asimismo incendiarios tipo molotov contra el personal de... इससे पहले छात्रों का एक समूह बैनर लेकर सड़कों पर दिखाई दिया। चिली में छात्रों के ये प्रदर्शन वर्ष 2019 में शुरू हुए थे, जिसके 3 साल पूरे होने पर कुछ हफ्ते पहले भी विरोध की ये चिंगारी भड़क उठी थी और अब एक बार फिर सरकार का विरोध शुरू हो गया है। वहीं उदयपुर में एक होटल मैनेजर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। राजस्थान के उदयपुर में कुछ बदमाशों ने एक होटल मैनेजर पर कई राउंड फायरिंग की। हमले में मैनेजर के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में अंडर कंस्ट्रक्शन हाई टेंशन लाइन का टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टावर गिरने से आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोंडा में कुछ लोगों के दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश फिल्मी अंदाज में कट्टा लहराते हुए एक युवक को धमकाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने एक कुख्यात साइबर अपराधी को पकड़ लिया है। आरोपी फर्जी मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर लोगों के खाते से पैसे निकाल लिया करता है। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, कई हैरत अंगेज खुलासे होने लगे। कुछ खुलासे तो ऐसे हुए जिस पर यकीन करना या तो मुश्किल हो या फिर ऐसा लगे कि ये किसी सामान्य आदमी का काम नहीं हो सकता। और दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब शायद इसी वजह से पुलिस को बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। पुलिस के इस शक की वजह आफताब का एक बर्बर कबूलनामा है। जांच से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा की हत्या के एक दिन बाद वो आरी खरीद कर ले आया, जिससे उसने शव के 35 टुकड़े कर उसे कई हफ्तों में जंगल में फेंका, लेकिन आखिरी टुकड़े तक उसने श्रद्धा की खोपड़ी को नहीं फेंका। आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी को फ्रिज के बीच में बिल्कुल सामने रखा। यही नहीं, उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी करके रखा। जितनी बार वो फ्रिज खोलता उतनी बार वो श्रद्धा के चेहरे को देखता। आफताब ने दावा किया कि इसी फ्रिज में वो अपने खाने का सामान भी रखता था। बताया गया कि आफताब के इस कबूलनामे को जब पूछताछ करने वाले अधिकारी ने सुना तो उसके भी होश उड़ गए। हालांकि बाद में पुलिस को एक दूसरा अंदेशा होने लगा। पुलिस को शक है कि खुद को पागल साबित कर केस को कमजोर करने की ये चाल हो सकती है। जाहिर है कि आफताब कोई मामूली कत्ल का आरोपी नहीं, उसका कबूलनामा उसके शातिर होने का संकेत है और इसी वजह से पुलिस ने इस केस की जांच तेज कर केस से जुड़े तमाम ठोस सबूत जमा करने पर जोर लगा दिया। और एक दिन पहले मेहरौली के जंगल में आफताब के साथ श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश करने के बाद एक बार फिर वहीं पहुंची। एक दिन पहले पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम थी, तो इस बार डॉग स्क्वाड। एक दिन पहले पुलिस को कुल 12 टुकड़े हत्या के आरोपी आफताब की निशानदेही पर मिले। यही वजह रही कि पुलिस ने उन टुकड़ों को श्रद्धा के शव के टुकड़े मानकर उसे डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। बताया गया कि मेहरौली के जंगल में जांच एजेंसी ने बीती देर रात भी सर्च ऑपरेशन चलाया और सूरज उगने के बाद आधा दर्जन टीम फिर इसी मकसद से जंगल पहुंच गई। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की कुछ टीमें मेहरौली के जंगल में देर रात को श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश करती रही, वहीं दूसरी तरफ एक और टीम आफताब के मेहरौली वाले फ्लैट पर पहुंच गई। यहाँ दोबारा पहुंचने के पीछे दिल्ली पुलिस का एक ही मकसद था, कत्ल की रात की हकीकत जानना। इस बार जब दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर पहुंची तो उनके साथ एक पुतला भी था। दिल्ली पुलिस ने इस पुतले को श्रद्धा मानकर उस रात की पूरी घटना को फिर से दोहराने की कोशिश की। ऐसा करते वक्त मौके पर मौजूद आफताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान आफताब ने श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की। पिटाई से श्रद्धा के बेसुध हो जाने के बावजूद उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और फिर वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और गला दबाकर उसे मार डाला। इससे पहले आफताब जिस फ्लैट में रहता था वहां एफएसएल की टीम भी पहुंची। आफताब ने जिस फ्रिज में शव के टुकड़े रखे थे उसे अच्छी तरह साफ कर दिया था। इसी वजह से फ्रिज से एफएसएल की टीम को कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन किचन से उन्हें खून के कुछ नमूने मिले, जिसे जांच के लिए ले लिया गया। अब पुलिस जानना चाहती है कि खून के ये नमूने श्रद्धा के हैं या आफताब के या फिर किसी और के। लेकिन जब तक ब्लड सैंपल और जंगल से उठाए गए नमूनों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती। आफताब हत्या के करीब 6 महीने बाद तक इसे छुपाने में कामयाब रहा। इसलिए जांच एजेंसी उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं कर सकती। साथ ही पुलिस को कई और अहम सुराग सबूत की भी तलाश है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत साकेत कोर्ट से मांगी। दिल्ली पुलिस ने जो है आफताब के नार्को टेस्ट कराने की अर्जी जो है साकेत कोर्ट में लगाई थी।
नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस हत्या की रात की कहानी, हत्या की वजह और हत्या के बाद छुपाए गए सबूतों का पता करना चाहती है। पुलिस को अब भी आलाए कत्ल की तलाश है। जिसे आफताब ने कहां फेंका ये सिर्फ उसे ही पता है। पुलिस को श्रद्धा की खोपड़ी भी अब तक नहीं मिली, जिससे कि श्रद्धा की हत्या पर मुहर लगे। इसके अलावा जांच एजेंसी श्रद्धा का मोबाइल फोन ढूंढ रही है, जो इस केस में अहम सबूत साबित होगा। जांच से जुड़े अधिकारियों को शक है कि आफताब ने कत्ल में इस्तेमाल हथियार और श्रद्धा का फोन दिल्ली के बाहर किसी राज्य में छुपा दिया। चूँकि आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए सच के करीब पहुंचने के लिए नार्को टेस्ट की जरूरत महसूस की गई। अब आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस ने ये तो मान लिया कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि हत्या की वजह क्या रही और क्या श्रद्धा की हत्या पहली कोशिश में ही कर दी गई। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आफताब ने गुनाह कबूल करने के बाद इससे जुड़े सवालों पर विस्तार से जानकारी दी। आफताब ने हत्या की वजह अक्सर होने वाला झगड़ा बताया और कबूल किया कि हर बार झगड़े के बाद उसके जहन में श्रद्धा की हत्या का ख्याल आता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगता था कि फोन के जरिए अपने पुराने दोस्तों के लगातार संपर्क में श्रद्धा के रहने की वजह से उसकी पोल खुल जाएगी। आफताब ने कबूल किया कि मार्च महीने में पहली बार उसने श्रद्धा की हत्या के बारे में तब सोचा जब श्रद्धा को शक हुआ था कि वो किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है और दोनों के बीच लड़ाई हुई। आफताब भी श्रद्धा के चरित्र पर शक करता था। इस झगड़े के बाद दोनों ने नए सिरे से एक साथ जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और लंबे टूर के लिए महीने भर के लिए हिमाचल चले गए। लेकिन हिमाचल में श्रद्धा ने होटल के कमरे के बाहर आफताब को फोन पर किसी और लड़की से बात करते पकड़ लिया। यहाँ दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और ये झगड़ा मुंबई से दूर कहीं नई जगह पर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के वादे के साथ खत्म हुआ। हिमाचल में घूमने के दौरान ही उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई, जिसकी सलाह पर दोनों ने दिल्ली में रहने का फैसला कर लिया। लेकिन दिल्ली आने के बावजूद झगड़े का सिलसिला थमा नहीं। दोनों के बीच बार बार झगड़ा होता और ये तब खत्म होता जब श्रद्धा रोने लगती और आफताब चुप हो जाता। बताया गया कि आफताब ने पूछताछ में कबूल किया कि श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने के बावजूद उसके कई लड़कियों से संबंध थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां थी। इन लड़कियों से मुंबई में भी उसने रिश्ते बनाए। आफताब ने बताया कि हिंदू लड़कियां हमेशा आसान टारगेट रही, क्योंकि वो जल्दी ही प्यार के जाल में फंस जाती थी। किसी और लड़की से बात करने की वजह से 16 मई को जब आफताब का श्रद्धा से झगड़ा हुआ तो इस बार आफताब गुस्से में घर से काफी दूर तक पैदल ही निकल पड़ा, जहां आसपास उसने घने जंगल देखे। यहीं से उसके दिमाग में हत्या और हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की साजिश पनपने लगी। आफताब के दिमाग में इस तरह की साजिश पनपने की एक और वजह रही। आफताब ने जांच एजेंसीज को बताया कि वो क्राइम थ्रिलर देखने का शौकीन है, इसलिए हर झगड़े के बाद उसके जहन में बुरे ख्याल आते थे। श्रद्धा हत्याकांड में भी आफताब पर जैसे आरोप लगे, उनमें ऐसे क्राइम थ्रिलर की छाप नजर आई। दिल्ली पुलिस का आफताब पर शिकंजा कसा तो उसके फोन की जांच शुरू हुई। आफताब के फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि उसने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में सर्च किया था। अनुपमा हत्याकांड भी श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही था, जिसमें अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद राजेश गुलाटी ने भी एक इंग्लिश फिल्म देखकर पत्नी के शव को ठिकाने लगाया था। हत्या के बाद राजेश गुलाटी एक डीप फ्रीजर खरीद कर लाया, जिसमें 3 महीने तक अपनी पत्नी के शव को रखा। राजेश गुलाटी भी रोज बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटने के बाद शव के टुकड़ों को मसूरी देहरादून रोड के आसपास के जंगलों में फेंक देता था। यही नहीं, जैसे श्रद्धा के इंस्टाग्राम से आफताब मैसेज करता था, उसी तरह राजेश भी अनुपमा के फोन से उसके भाई को मैसेज करता रहता था। श्रद्धा की हत्या की वजह और तरीके जो भी रहे हों, लेकिन सच यही है कि इस हत्याकांड पर करीब 6 महीने तक पर्दा पड़ा रहा। इस पूरे मामले में श्रद्धा के परिवार के शक के बावजूद आफताब मुंबई पुलिस को लंबे समय तक गच्चा देने में कामयाब रहा। कई महीने तक श्रद्धा का फोन जब लगातार स्विच ऑफ आने लगा तो उसके परिजनों ने मुंबई के मानिकपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शक होने पर पुलिस ने आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया। आफताब को हमने 2 बार बुलाया था, उसको इनिशियली पूछताछ किया था। आफताब से पहले अक्टूबर में और दूसरी बार 3 नवंबर को पूछताछ हुई। सेकंड टाइम बुलाया तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। आफताब ने पुलिस को ये बताकर पल्ला झाड़ लिया कि महीनों पहले श्रद्धा उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। उसके बयानों में अंतर मिलने पर पुलिस ने आफताब और श्रद्धा के फोन कॉल डिटेल के साथ ही श्रद्धा के बैंक अकाउंट की जांच की। यहीं से श्रद्धा की हत्या और आफताब पर शक की पहली वजह मिली। 18 मई को 50,000 विड्रॉ हुआ है, उसके बाद में 5,000 6,000 से 2-3 बार विड्रॉ हुआ है उसका अकाउंट से।
जिस दौरान श्रद्धा के फोन बंद थे, उन्हीं दिनों उसके फोन से ऑनलाइन पैसे निकलना और ट्रांजैक्शन का लोकेशन दिल्ली का छतरपुर इलाका होना। इसी सुराग के आधार पर मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंच गई और फिर आफताब का सच सामने आ गया। और वहां लंदन में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। लंदन में क्रिसमस की तैयारियां तेज हो गई हैं। लंदन के क्यू गार्डन में खास लाइटिंग की गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल लोग एक साथ क्रिसमस नहीं मना सके थे। ऐसे में इस साल यहां कई लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन के कीव, लवीव, खार्किव और ओडेसा समेत कई शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के कारण कीव समेत कई शहरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। कुस्को शहर के जंगलों में लगी आग ने शहर के नेचुरल रिजर्व को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण कई जानवरों की मौत हो गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हजारों शिक्षक बेहतर वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण उनका अब शहर में रहना मुश्किल हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक पर लड़की को 4थी मंजिल से फेंकने का आरोप लगा। लड़की के परिजनों का कहना है कि सूफियान नाम का युवक उनकी बेटी पर धन परिवर्तन और शादी का दबाव बना रहा था, जिसके बाद वो लड़के के घर पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान हुई कहासुनी के बीच सूफियान ने लड़की को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये 4 मंजिले की ये पूरी बिल्डिंग है और इसी में सबसे ऊपर टेरेस से सूफियान ने निधि गुप्ता को नीचे फेंका, जिसके बाद निधि यहाँ पर इस जगह पर बाइक के पास आकर गिरी और जहाँ पे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये बाइक है और अभी भी देखिए खून के कुछ धब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दुबग्गा की डूडा कॉलोनी का है, जहां आरोपी और पीड़िता का परिवार एक ही मोहल्ले में रहता है। और परिवार वालों के मुताबिक सूफियान कई दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और बात न मानने पर हत्या की भी धमकी देता था, जबकि उनकी बेटी लगातार इसका विरोध कर रही थी। कई दिन से बोल रही थी कि मम्मी हमको जो है परेशान कर रहे हैं, हमारे पास कहता था मेरे पास वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया की चीजें हमको धमकी दे रहा था। उसको मेरे घर पे भी एक बार आया धमकी दे के। परिवार वालों के मुताबिक बात जब हद से बढ़ गई तो वो शिकायत करने सूफियान के घर गए। कुछ देर बाद सूफियान घर आया तो उसने लड़की के मामा को मारने के लिए डंडा उठा लिया। आरोप है कि उसी दौरान बीच बचाव की कोशिश कर रही लड़की को सूफियान ने 4थी मंजिल से धक्का दे दिया। सूफियान और लड़की के परिवार के बीच कहासुनी के कारण इलाके के लोग भी वहां जुट गए थे। इसी दौरान अचानक युवती के गिरने की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा तो युवती खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। परिजन बेहोशी की हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए और पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दी गई। इसके बाद लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक मोहल्ले में रहने वाला सूफियान पीड़िता को लगातार परेशान कर रहा था। वो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करना चाहता था। 15 नवंबर को सूफियान ने पीड़िता को धक्का देकर 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने से पीड़िता की मौत हो गई। मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे 4थी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़का पीड़िता को परेशान कर रहा था और इस बात को दोनों परिवार भी जानते थे। परिवार वालों को उम्मीद थी कि वो आपसी सहमति से मामला सुलझा लेंगे, इसलिए पुलिस से शिकायत नहीं की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से सूफियान समेत पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कि उनके खिलाफ इतना कानूनी कार्रवाई कठोरता से की जाएगी कि किसी बेटी, बहन और महिला के सम्मान से कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस न करे। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी को भी इस तरह की घटना करने की अनुमति नहीं जाएगी। सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हैं सबको विधि सम्मत जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च पैड रॉकेट से निकली आग और धुएं के गुबार से ढक गया और इसी के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च हो गया। Boosters in ignition and liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon. जो आसमान में धुएं और आग की लकीर खींचता हुआ ये रॉकेट कई संभावनाओं को साथ लेकर चांद की तरफ बढ़ने लगा। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा ने SLS रॉकेट का इस्तेमाल किया है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से चांद की तरफ रवाना किया गया। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:17 पर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, ये रॉकेट अपने साथ ओरियन स्पेस कैप्सूल को लेकर ऊपर की तरफ उड़ने लगा। 3, 2, 1. Boosters in ignition and liftoff of Artemis 1. कुछ ही सेकंड में रॉकेट ने रफ्तार पकड़ ली और वो तेजी के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। नासा ने चांद पर पहुंचने की कोशिश में साल 1972 में अपोलो मिशन लॉन्च किया था, जिसके 50 साल बाद एक बार फिर चांद पर जाने का कोई मिशन नासा ने लॉन्च किया है। It's the beginning of a next era. It's the beginning of building on all the lessons of Apollo and taking them even farther, bringing the lessons that we learn on this mission both back to Earth and also applying to even deeper space exploration going on to Mars. इससे पहले 29 अगस्त और 3 सितंबर को भी मिशन की लॉन्चिंग की कोशिशें हुई थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। जैसे ही नासा का आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च हुआ, केनेडी स्पेस सेंटर के पास स्पेस व्यू पार्क में मौजूद लोग खुशी से शोर मचाने लगे। इस ऐतिहासिक पल को वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि ये मिशन इंसान के चांद पर पहुंचने के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को भी टटोलेगा। नासा के मुताबिक तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और दूसरे स्टेज ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ भेज दिया। ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में 25 दिन और 11 घंटे का वक्त बिताएगा और 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में आ गिरेगा। पृथ्वी पर लौटने से पहले वो चांद की परिक्रमा भी करेगा और इस दौरान वो कुल 20,92,000 और 147 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मिशन आर्टेमिस अपोलो के बाद दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसके जरिए इंसान करीब 50 साल बाद एक बार फिर चांद की धरती पर कदम रख सकेगा। ये पूरा मिशन 3 हिस्सों में बटा है, आर्टेमिस 1, 2 और 3। हालांकि आर्टेमिस 1 अपने मेन मिशन के लिए सिर्फ टेस्ट फ्लाइट की तरह है और इसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा गया है। इस मिशन का असली मकसद SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के प्रदर्शन को जांचना है। इसके बाद 2024 के आसपास नासा आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। आर्टेमिस 2 में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भी स्पेस भेजा जाएगा, लेकिन वो चांद पर नहीं उतरेंगे और सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में घूमकर पृथ्वी पर लौट आएंगे। अंत में वर्ष 2025 या 26 के आसपास नासा इस सीरीज के सबसे मेन और फाइनल मिशन को लॉन्च करेगा। आर्टेमिस 3 नाम के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री एक बार फिर चांद पर कदम रखेंगे, लेकिन अपोलो मिशन से उलट इस बार महिलाएं भी इस मिशन का हिस्सा होंगी। ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। नासा के मुताबिक इस पूरे मिशन पर $93 बिलियन यानी कि करीब 7,434 अरब रुपए का खर्च आएगा। राजस्थान के डूंगरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भबराना पुल के नीचे बह रही सोम नदी में जेलेटिन की छड़ों से भरी कई बोरियां मिली। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद पूरे इलाके के लोग हैरान रह गए और तुरंत विस्फोटक मिलने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरियों को नदी से निकलवाया तो उनमें जेलेटिन की छड़ें मिली। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक देख पुलिस के भी होश उड़ गए। छड़ें पड़ी होने की इत्तला हमें करीबन दोपहर बाद 3 बजे मिली थी, तो वहाँ मौके पर गए तो पानी के अंदर 10-12 कार्टून पड़े। पुलिस ने जेलेटिन से भरी बोरियों को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में जब पुलिस ने इनका वजन करवाया तो करीब 186 किलो विस्फोटक निकला। कट्टों में डाल करके लाया देखा तो वास्तव में जेलेटिन की छड़ें थी और थाने पर ला करके उनका वजन किया तो करीबन 186 किलो के आसपास उनका वजन हुआ। जेलेटिन से भरे ये बोरे कहां से आए और कौन इनको रख कर गया, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने भी आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया, क्योंकि 3 दिन पहले ही उदयपुर में रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया गया था।
ऐसे में 2 दिन बाद फिर उसी इलाके में इतना विस्फोटक मिलने को पुलिस और जांच एजेंसियां उदयपुर ब्लास्ट से जोड़कर देख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक ठीक उसी तरह का है जिससे रविवार को उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर बने ओड़ा पुल को उड़ाने की साजिश रची गई थी। अब इस घटना की उदयपुर रेल ब्लास्ट के एंगल से जोड़कर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पानी में भीगने की वजह से विस्फोटक बेकार हो चुका है। हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया इस संबंध में, और जो उदयपुर वाली घटना की जो एजेंसी जांच कर रही हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दी है, तो उस एंगल से भी हम इसको देख रहे हैं। अब पुलिस के सामने चुनौती ये पता लगाने की है कि ये विस्फोटक यहाँ लाया कौन और इसके पीछे साजिश क्या थी। वहीं अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। बिदूड़ी ने कहा कि आप टिकट के लिए पैसे मांगकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर धब्बा लगा रही है। इंडोनेशिया में आयोजित G20 समिट खत्म हो गया है। वहीं अब पीएम मोदी बाली से लौटते ही गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। पीएम 19 नवंबर को गुजरात जाएंगे और 3 दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस साल ये फेयर वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में आपातकालीन ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया। मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में एक साथ हमला किया। इस दौरान यूक्रेन पर करीब 100 मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में अंधेरा छा गया। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में रोशनी नहीं थी। बिजली ग्रिड पर रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन ब्लैकआउट का ऐलान किया, यानी कई शहरों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। Близько 10 мільйонів українців без світла. Найбільше станом на цю хвилину. जिस वजह से कीव की सड़कों पर सिर्फ कारों की लाइट्स और ट्रैफिक लाइट ही जलती दिखी। लोग सड़कों पर अंधेरे में चलते नजर आए। Це ще один привід того, щоб українці вигадали щось, щоб хоч якось покращити. यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग फिलहाल बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के अलावा यूक्रेन का शहर खारकीव भी बिजली कटौती से जूझ रहा है। पावर ग्रिड पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने देशवासियों से बिजली के इस्तेमाल में कटौती की गुजारिश की, जिस वजह से खारकीव की गगनचुंबी इमारतें भी अंधेरे में डूबी नजर आई। आम दिनों में सड़क किनारे जिन घरों में लाइटें जगमगाती थी, वहां अंधेरा छाया रहा। इन इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे भी बंद नजर आए। Это не то, что ненормально, это жах, как говорится на украинском море. सड़कों की लाइटें भी बंद दिखी। लोग सड़कों पर अंधेरे में चल रहे थे। हालांकि परेशानियों के बावजूद लोगों का हौसला बुलंद दिखा। खारकीव के लोगों का कहना था कि कोई भी मुसीबत उन्हें डरा नहीं सकती। То, что творится здесь, это просто не поддается никакой логике. पावर ग्रिड पर हमले और बिजली कटौती के बाद पूरे यूक्रेन में संचार व्यवस्था पर असर पड़ा है और लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। यूक्रेन के शहर लवीव का आसमान काले धुएं से भर गया। इस शहर में भी कई रूसी मिसाइलें गिरने का दावा किया जा रहा है। रूसी सैनिकों ने खेरसोन से बाहर निकलने के बाद मंगलवार को यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसकी चपेट में लवीव शहर भी आ गया। रूसी मिसाइल हमले के बाद लवीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई और शहर के ऊपर धुआं उठता देखा गया। एक घर के पास से काला धुआं उठता दिखा जो शहर के आसमान में फैल गया। रूसी हमले के बाद पूरा लवीव शहर अंधेरे में डूब गया। शहर के 80% हिस्से में बिजली नहीं है, जिस वजह से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन के कीव में एक इमारत से आग और धुएं का गुबार निकलता दिखा। रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मची। राजधानी कीव में भी रूसी मिसाइलों ने हमले किए और 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद इन इमारतों में आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इसके बावजूद इमारत से काफी समय तक धुआं निकलता रहा। А потім побачила дим, вибігла на балкон, а потім на те вікно дивиться, звідки йде дим. Я думала, може газ. इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूसी हमले में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा। Ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет.
इससे पहले रूसी सैनिकों ने 10 अक्टूबर को यूक्रेन पर 84 मिसाइल दागे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के बाली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले को लेकर चर्चा की। इसके लिए बाली में जो बाइडेन और ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहे। बाइडेन ने कहा कि जिस समय बाली में दुनिया भर के नेता शांति पर बात कर रहे थे, रूस यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा था। वहीं ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोहराया और यूक्रेन में रूस के ताज़ा हमलों की निंदा की। जबकि G20 समिट में बोलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की G20 की सदस्यता जारी रखने की निंदा की। Коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія терорист, і ми від цього. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को एक आतंकी देश बताया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है, लेकिन इस आपदा ने भारत के लिए नए अवसर खोल दिए हैं, जिसके तहत भारत अब रूस के साथ रुपए में लेन देन कर सकेगा। आरबीआई की जानकारी के मुताबिक रूस के 9 बैंकों को रुपए में कारोबार करने की इजाजत दी गई है। रुपए में कारोबार करने के लिए रूसी बैंकों में भारतीय बैंकों में वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं। रूस पहला देश है जो भारत के साथ रुपए में कारोबार कर रहा है। वोस्त्रो अकाउंट के जरिए भारत रूस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए रुपए में भुगतान कर सकेगा। वोस्त्रो अकाउंट एक खास तरह का अकाउंट है जो विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में खुलवाते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सूरत ईस्ट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला का अपहरण कर लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में नामांकन वापस करवा दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात का वक्त मांगा और मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काफी देर तक धरना देते रहे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। एक मिनट कीमती है, एक आदमी का अपहरण हो गया वहाँ पे। बहरहाल चुनाव आयोग से मुलाकात का वक्त मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का धरना खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के हंगामे के बीच सूरत ईस्ट से उसके उम्मीदवार रहे कंचन जरीवाला का बयान भी सामने आया। जरीवाला ने कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया। અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટી માટે ચૂંટણી ના લડવાનું મન બનાવીને મારી ઉમેદવારી પત્ર કોઈ પણ પ્રકારમાં દાગ દબાણ વગર પાછી ખેંચી દીધેલી છે। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी, जिनकी नारेबाजी के बीच रोड शो शहर के अहम इलाकों से गुजरा। रोड शो घाटलोडिया विधानसभा सीट पर निकला, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। अहमदाबाद के प्रभात चौक से निकाले गए इस रोड शो में अमित शाह को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट से नामांकन किया। इस दौरान भी मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह मौजूद थे। नामांकन से पहले अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि पहले राज्य में आए दिन दंगे होते थे, आज युवाओं को पता भी नहीं कि कर्फ्यू क्या होता है। उन्होंने दावा किया कि 27 साल में बीजेपी ने गुजरात में कानून का राज स्थापित किया है। ન્યાયનો માહોલ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा और दावा किया कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रश्न पूछे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर થઈ ગયું અને દર્શન કરવા તો જાન્યુઆરી 24 ની ટિકિટ કરાવી લો। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है।
और अब ट्रेन का सफर और भी ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने IRCTC को फूड मेन्यू में बदलाव करने की इजाजत दे दी है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में केटरिंग का काम देखने वाली IRCTC को खाने की क्वालिटी में सुधार लाने और यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने को कहा है। अब यात्री अपने इलाके की स्पेशल डिश का लुत्फ उठा पाएंगे, यानी गुजरात जाने वाली ट्रेनों में ढोकला और फाफड़ा मिलेगा, तो बिहार की ट्रेन में लिट्टी चोखा। इसके अलावा यात्रियों को डायबिटिक फूड, बेबी फूड और हेल्थ फूड के भी विकल्प मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि IRCTC जरूरत के मुताबिक अपने मेन्यू में बदलाव कर सकती है, यानी अब IRCTC जरूरत के मुताबिक मौसमी पकवान और त्योहारों के दौरान विशेष पकवान यात्रियों को मुहैया करवा सकेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल से घर लौट रहा था, लेकिन लिफ्ट में मौजूद कुत्ते ने 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे का हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। जब तक बच्चे की मां कुत्ते को दूर हटाती, तब तक वो बच्चे को बुरी तरह काट चुका था। इस घटना के दौरान कुत्ते का मालिक भी वहीं मौजूद था। ये घटना लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। कुत्ते के हमले के बाद बच्चा काफी डरा सहमा है। कुत्ता पालना है तो गांव में पालिए, गांव में पालिए, अपने गांव में जाइए और उनको पालिए, इन सोसाइटियों में मत पालिए। कुत्ते के काटने से बच्चे के हाथ पर कई निशान आए हैं। इन्फेक्शन ना हो इसके लिए बच्चे को कई इंजेक्शन भी लगवाने पड़े। कुत्ते ने काटा, उसका ट्रॉमा, उसका दर्द एज वेल एज कि 4 वैक्सीन भी, इतना छोटा बच्चा है, बैक टू बैक। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना के बाद से सोसाइटी वालों में डर का माहौल है। गुरुग्राम की जिला उपभोक्ता अदालत ने कुत्ते के काटने के मामले में गुरुग्राम नगर निगम और कुत्ते के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक कंज्यूमर कोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम को आदेश दिया है कि वो पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर नगर निगम चाहे तो मुआवजे की रकम कुत्ते के मालिक से वसूल कर सकता है। साथ ही कंज्यूमर कोर्ट ने महिला को काटने वाले कुत्ते को भी हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं, क्योंकि जिस कुत्ते ने महिला को काटा था वो डॉगो अटेनिनो नस्ल का है और देश में इस नस्ल के कुत्ते पालने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ये मामला 11 अगस्त का है, जब काम करने जा रही एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि जहां घटना घटी वो नगर निगम का इलाका है और हर नागरिक नगर निगम के टैक्स देता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम का काम है कि वो कुत्ते पालने वालों का ब्यौरा रखे और गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं तेलंगाना के सांगारेड्डी इलाके में गाड़ी में रखे पटाखों में धमाका हो गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इस धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। ये तेलंगाना के सांगारेड्डी का मामला है। इसके बाद गाड़ी में जो सवार एक शख्स था वो झुलस गया। बताया ये जा रहा है कि ये पटाखे TRS के एक कार्यक्रम के लिए ले जाए जा रहे थे। ये तस्वीरें उसी घटना की है जब तेलंगाना के सांगारेड्डी इलाके में एक गाड़ी में रखे पटाखों में धमाका हो गया और इस धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और इसके बाद इसमें सवार एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया। इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पटाखे TRS के एक कार्यक्रम के लिए ले जाए जा रहे थे।